हेलो गाइस, एक्सटेंसिव शू मॉडलिंग रेफरेंस इमेजेस की सपोर्ट से इस ट्यूटोरियल को मैंने पार्ट्स में ब्रेक किया है। लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 5। हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एक्सटेंसिव शू मॉडलिंग के ट्यूटोरियल 5 के साथ। इस ट्यूटोरियल में आप ये देख लीजिएगा कि ट्यूटोरियल 4 में हमने इस साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर होल्स क्रिएट किए थे और उसके बाद मैंने आपसे ये कहा था, आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी कि बिल्कुल एग्जैक्टली इसी प्रोसेस के साथ लेफ्ट साइड के ऊपर भी होल्स क्रिएट कर लीजिएगा। और एग्जैक्टली मैंने इसी प्रोसेस को यूज किया है, उसी तरह से टोपोलॉजी को मैनेज किया है और लेफ्ट साइड ऑफ द शू के ऊपर मैंने होल्स क्रिएट कर दिए हैं। ये 100% सर्कुलर नहीं है, बट यू गाइस ट्राई टू मेक इट सर्कुलर। और उसके बाद अब हम जो जा रहे हैं वो एक पार्ट हम यहां पर क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं जिसको मैं टंग ऑफ द शू कहूंगा। यानी कि ये वो वाला पार्ट है जो कि ये फिलअप कर रहा है पूरे शू को और फाइनल शेप दे देगा शू को। मैं इसके लिए करूंगा ये कि सिंपली एक प्लेन को क्रिएट करूंगा यहां पर। उसके लिए मुझे अब फिलहाल साइड व्यू की जरूरत नहीं है, ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मुझे। मैं करूंगा ये कि मैं टॉप व्यू में जाऊंगा और टॉप व्यू में जाने के बाद यहां पर शिफ्ट ए प्रेस करूंगा और उसी तरह से जैसे कि सोल के लिए हमने एक प्लेन क्रिएट किया था, मैं यहां पर एक प्लेन क्रिएट करूंगा। और इस प्लेन को क्रिएट करने के बाद मैं इसको सेंटर करूंगा और सेंटर करने के बाद मैं इसके एडिट मोड में जाऊंगा टैब प्रेस करके और मैं इसको उतना ही लेंथन कर दूंगा जितना कि मुझे जरूरत है फिलहाल। और बाद में भी हम इसको एडिट कर सकते हैं। और ये करने के बाद मैं पूरी कोशिश ये करूंगा कि ये किसी तरह से उस टोपोलॉजी से जो कि इस वक्त शू की इसके बीनीथ मौजूद है अलाइन हो जाए। मैं एक्सरे मोड में आता हूं ऑल्ट जी प्रेस करके और अब मैं इन वर्टेक्स को मूव करता हूं और यहां पर लाकर रखता हूं। इसी तरह से इन वर्टेक्स को भी मैं मूव करता हूं और थोड़ा सा मैं इसको बाहर लाकर रखता हूं। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये एक प्लेन क्रिएट हो गया है। इस प्लेन में मैं जाकर इस पर्सपेक्टिव व्यू में इसको थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करता हूं ताकि ये पोजीशन अपनी एक क्रिएट कर ले। और अब मेरे पास ये प्रोफाइल तकरीबन आ गया है। आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि अब इसके साथ करना क्या है। वो करना यह है कि कंट्रोल आर प्रेस करूंगा और ये देखिए मैं इसके ऊपर इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर एज लूप्स क्रिएट कर रहा हूं। और ये एज लूप्स अब मैंने क्रिएट कर दिए। ये कोई 1, 2 और 3 और 4 मैंने एज लूप्स क्रिएट किए हैं। आप ज्यादा भी कर सकते हैं, उससे फिर प्रिसीशन और ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद मैं यहां पर भी 2 एज लूप्स ऑलमोस्ट क्रिएट करूंगा ताकि मैं इसको सही तरीके से एडिट कर सकूं। और अब आप देखिए कि मैं करूंगा ये कि इसको लूंगा और ऑल्ट जी शेड मोड में मैं आ जाऊंगा ताकि अब मुझे वाज़ेह तौर पर इंटरसेक्शंस नजर आने लगे। मैं इन दोनों वर्टिसेस को लूंगा और मैं इनको नीचे लेकर जाऊंगा और बाद में मैं इंडिविजुअली भी इन वर्टिसेस को सेलेक्ट कर सकता हूं। इस एज लूप को मैं ऐसे भी सेलेक्ट कर सकता हूं कि मैं ये सारे वर्टिसेस सेलेक्ट कर लूं और मैं अब एस प्रेस करके इनको मैं अब शेप करने की कोशिश करूंगा कि ये इसके अंदर रहे। लेकिन अगर आप देखें तो ये इर्रेगुलर मॉडल है और ये बहुत अच्छा है कि ये इर्रेगुलर ही रहे ताकि आप लोगों को इसका आइडिया हो सके। और उसके बाद मैं इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करता हूं, यहां लेकर आता हूं और अब आप देखिए कोई टूल काम नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स की मैनिपुलेशन जो है वो काम कर रही है और आपको उस टोपोलॉजी को सेट करना है। इसी तरह से मैं इन दोनों वर्टिसेस को लेता हूं और सेलेक्ट करता हूं और मैं यहां लेकर आता हूं और इस वर्टेक्स को मैं थोड़ा सा ये मूव करता हूं क्योंकि ये देखिए ये टंग की तरह से ये शेप जो है वो यहां से बाहर आएगा।
तो मुझे इस प्रोफाइल को खास तौर पर इसका ख्याल रखना है कि ये यहाँ से थोड़ा सा नैरो होगा और यहाँ से थोड़ा सा ये एक्सपेंड करेगा, तो ये जो प्रोफाइल है वो ऐसे बन रही होगी अगर आप नोट करें। तो इसीलिए मैं प्रोफाइल को इसके बिल्कुल इसके हिसाब से सेट कर रहा हूं। मैं चाहूं तो ये भी कर सकता हूं कि मैं ये सारे वर्टेक्स सेलेक्ट कर लूं। अगर ये सारे के सारे वर्टेक्स सेलेक्ट हो गए, लेट्स सी इन द एक्सरे मोड, जी ये सब सेलेक्ट हो गए, मैं शेड मोड में वापस आया हूं और इसको थोड़ा सा ऊपर उठाऊंगा। उसके बाद मैं कंट्रोल प्रेस करके इन वर्टिसेस को डीसेलेक्ट कर दूंगा और इन वर्टिसेस के सेट को थोड़ा सा और ऊपर मैं रेस करूंगा। बाद में हम ये जरूर कर सकते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा आगे करके और थोड़ा सा इसको नीचे कर दूं, लेकिन अभी हमारा जो मकसद है वो इस शेप को क्रिएट करना है। इस वर्टेक्स को लूंगा और इसको मैं थोड़ा सा अंदर लेकर जाऊंगा, इस वर्टेक्स को भी मैं अंदर लेकर जाऊंगा। यहां पर ये वाला जो वर्टेक्स है मैं ऑल्ट जी प्रेस करूंगा और देखूंगा कि ये वर्टेक्स कहां पर है और इसको सेलेक्ट करके मैं इस वाले वर्टेक्स को लाकर यहां कहीं रखूंगा ताकि ये मेरे पास यहां पर सेट हो जाए। मैं शेडेड मोड में जाता हूं और अब मैं फिर इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं यहां लेकर आऊंगा। और अब अगर आप देखें तो ये वर्टेक्स है, इसको मैं यहां पर रखूंगा, यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है। और अगर मैं इस पूरे के पूरे सेट को सिलेक्ट कर लूं तो मैं इसको नीचे लेके जा सकता हूं ऑफ कोर्स, और इस वर्टेक्स को मैं अंदर ले जाऊंगा, इस वर्टेक्स को भी मैं अंदर लेकर जाऊंगा। देखिए इस तरह से ये शेपिंग करने का तरीका है। इन वर्टेक्स को भी मैं अंदर लेकर जाऊंगा कि बाय एक्सीडेंट भी ये वर्टेक्स मुझे नजर ना आए। इनको हम बाद में सेट करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त ये मुझे एक इसका प्रोफाइल मोड जो है वो बनाना था, लेकिन ये अभी फाइनल नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैं इसको भी अंदर करूंगा। उसकी वजह यह है कि मैंने इसके ऊपर अभी तक सब डिवीजन अप्लाई नहीं किया है। जैसे ही मैं इसके ऊपर सब डिवीजन अप्लाई करूंगा इसका शेप बहुत हद तक चेंज हो जाएगा। स्मूथ तो हो जाएगा लेकिन ये चेंज भी हो जाएगा। सो लेट्स अप्लाई सब डिवीजन। टैब प्रेस करूंगा ताकि मैं इस वक्त ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊं। मैंने आप लोगों को बताया था कंट्रोल 3, अगर मैं डायरेक्ट कंट्रोल 3 प्रेस कर दूं तो क्या होगा, सब डिवीजन विद लेवल 3 अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर मैं फिर आप लोगों के रिमाइंडर के लिए यहां पर आकर सब डिवीजन सरफेस इसके ऊपर अप्लाई करता हूं तो ये सब डिवीजन सरफेस इसके ऊपर अप्लाई हो गई। लेवल 1 है, 2 एंड 3 मैंने कर दिया। अब ये मेरे पास लेवल जो है वो आ गया है। मैं इसकी रीशेपिंग कर लूंगा। मैं टैब मोड में दोबारा जाऊंगा और अब मैं इसकी रीशेपिंग करना शुरू करूंगा। आप ये देखिए ये रीशेप हो गया यहां से, और इसके बाद मैं इसको यहां से रीशेप करूंगा और इसको मैं अंदर लेकर जाऊंगा। और यहां पर अब मुझे एक एज की मजीद जरूरत है। उसकी वजह यह है कि ये पार्ट जो है मैं क्रिएट नहीं कर सकता। कंट्रोल आर प्रेस करूंगा और यहां पर मैं एक और सेट ऑफ एज लूप क्रिएट कर दूंगा ताकि मैं इसको इंडिविजुअली किसी हद तक मूव कर सकूं। और ये देखिए मैंने ये यहां पर इसको मूव कर दिया तो ये देखिए ये पार्ट जो है वो मेरा क्रिएट हो गया है। और इसी तरह से मैं इस पार्ट के ऊपर जाता हूं और ऑल्ट जी प्रेस करता हूं, ऑल्ट जी दोबारा प्रेस करता हूं ताकि मैं शेडेड मोड में आ जाऊं। मुझे वर्टेक्स देखने के लिए ऑल्ट जी प्रेस करना पड़ा था। और अब मैं इसको इंडिविजुअली मूव कर देता हूं। यहां पर मैं इस वर्टेक्स को भी सिलेक्ट करूंगा और इसको थोड़ा सा नीचे करूंगा और ये देखिए तो मेरे पास ये पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है। इसको थोड़ा सा मुझे अब नीचे की तरफ लेके जाना होगा। दैट्स इट, ये मैंने क्रिएट कर दिया। और अब मैं इन दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर करता हूं। उसके अलावा मैं ऑल्ट जी प्रेस करता हूं, इन दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूं और अब मैं इसको भी ऊपर करता हूं। देखिए अब मैं ये इसकी हाइट को कंट्रोल कर रहा हूं, इसकी हाइट कंट्रोल हो रही है। और इसके बाद मैं इन वर्टिसेस को लेता हूं। थोड़ा सा ये ट्रिकी है लेकिन ये इसी तरह से कंट्रोल होता है और कोई तरीका नहीं है
कि इसको आप ऐसे कंट्रोल कर सकें। और अगर अब आप देखें तो मेरे पास ये पार्ट जो है वो, ये देखिए यहाँ पर एक हम्प मौजूद था, उसको मैंने ठीक किया और अब मैं यहां पर आ गया हूं और अब मैं यहां पर इस टनल के अंदर, टंग की टनल के अंदर एक राउंडनेस क्रिएट कर रहा हूं, जो कि बहुत जरूरी है इसके शेप को क्रिएट करने के लिए। और अगर अब आप देखें तो फाइनली ये शेप जो है वो मेरे पास क्रिएट हो गया है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज रह गई है और वो ये है कि इस शेप की थिकनेस कोई नहीं है। अगर आप नोट करें तो इस शेप की कोई थिकनेस नहीं है और उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यू नो इट बेटर, कि हमने यहाँ पर सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगाया था और ये देखिए अब ये थिकनेस जो है वो क्रिएट हो गई है। मैं इस थिकनेस को थोड़ा सा 0.01 से 0.02 कर देता हूं और वही करूंगा कि सब डिवीजन को थिकनेस यानी कि सॉलिडिफाई के फौरन बाद लेकर चला जाऊंगा। तो अब थिकनेस जो है वो राउंडेड हो गई है, लेकिन राउंडेड होने के साथ उसका इफेक्ट जो है वो कम हो गया है। मैं इस थिकनेस को इंक्रीज करूंगा और ये मैं 0.07 तक लेकर आ गया हूं। इसकी जो बाकी जो प्रायर एडजस्टमेंट है वो अब आप कर सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि आपने इसका बेसिक शेप जो है वो क्रिएट कर दिया है। ये शू जो है वो दोनों तरफ से सिमेट्रिकल नहीं है। उसकी वजह ये कि ये सोल देखें, अगर आप यहां से, इसका कर्व जो है वो इनवर्ड है और यहां पर इसका कर्व जो है वो इनवर्ड नहीं है इतना, इसलिए इसका इफेक्ट जो है वो ऊपर तक है। बस आपने करना ये है अब कि इसको रीशेप करके और इसको आपने इसके साथ अलाइन कर देना है, जितना भी आप बेहतर अलाइन कर सकते हैं। और यही काम हमें ओवरऑल सारी मॉडलिंग में ऑलमोस्ट हर वक्त करना होता है, ये देखिए। और इसी तरह से मैं यहां पर आकर इसको भी थोड़ा सा सेट कर देता हूं और अब अगर आप देखें तो मेरे पास ये टंग जो है वो एग्जैक्टली मैंने ऑलमोस्ट उसके साथ क्रिएट कर दिए। थोड़ी बहुत कसर है, वो क्या है कि अगर आप इधर आइए और यहां से शू को देखें तो मैं अगर टैब मोड में जाता हूं तो मैं इन सारे वर्टिसेस को सेलेक्ट करता हूं और इनको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं, यानी कि इसकी जो एडजस्टमेंट है वो अपनी जगह पर अभी भी थोड़ी सी मौजूद है। मैं उस एडजस्टमेंट को आपके सामने कर रहा हूं और अगर ये प्रॉब्लम परसिस्ट करे तो आप यहां पर भी एक एज लूप दे सकते हैं। इस तरह से ये आपका मॉडल, ये पार्ट जो है यानी कि टंग जो है वो क्रिएट हो गया। तो गाइस अब अगर आप देखें, मैं इसको स्मूथ मोड में लेकर चला जाता हूं तो आपके पास इस वक्त ये पार्ट भी क्रिएट हुआ है, जिसमें कि मैं अगर चाहूं तो इस टंग को थोड़ा सा और स्केल कर देता हूं। यहां पर इस पार्ट पर आकर मैं इसको थोड़ा सा और स्केल कर देता हूं, लेकिन अब मुझे इसकी रीएडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और वो इन वर्टेक्स के साथ होगी, या यहां पर मुझको एक एज लूप क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो इस पार्ट को हैंडल कर सके। और ये देखिए ये अब क्रिएट हो गया है। तो गाइस इस वक्त तक के लिए इतना ही, हम आगे जाएंगे और अब हम क्रिएट करेंगे ये पाइप, जो कि फाइनली मैंने आपसे बहुत बार जिक्र किया ताकि इसका फाइनल शेप कंप्लीट हो जाए। उस वक्त तक के लिए इस टंग के साथ, बल्कि मैं एक और काम भी ये करता हूं कि अगर मैंने इसका नाम नहीं दिया हुआ था तो मैं इसका नाम दे देता हूं विच इज टंग, ताकि आपकी फाइल ऑर्गेनाइज रहे। हम जाएंगे पार्ट 6 में इस पार्ट 5 के बाद और क्रिएट करेंगे वो पाइप, और जो मजीद ऑर्नामेंट्स हैं इस शू के ऊपर वो लगाकर इसको एंड की तरफ लेकर जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा गाइस और इस एक्सरसाइज को भी फॉलो कीजिएगा। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। टेक केयर।